नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द एंड शो में। और जिसमें हम टीएनएस लाइब्रेरी सीरीज के अंतर्गत एक किताब का विश्लेषण करते हैं, उसकी आपको समरी सुनाते हैं और एक तरीके से आपके साथ बैठ के बुक रीडिंग की जाती है, जिससे कि पूरी बुक जिसको पढ़ने में शायद आप महीनों लगाएं, वो 30 मिनट के अंदर हम आपको समझाते हैं कि उस किताब में क्या है। और वो इसलिए क्योंकि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई दुनिया की जो बेस्ट बुक्स है, जो बेस्ट सेलर्स रही हैं, उन पर हम बातचीत करते हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं मेरे मित्र रजा खान, जो बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, तो उनका ज्ञान हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चर्चित और उनके हिसाब से बकौल रजा ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। इसको हम लोगों को समझना है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो मैं खुद ही करता हूं और ये गलतियां मैंने अपने जीवन में की हैं। तो आप बहुत ज्यादा इस किताब से रिलेट करने वाले हैं। तो लेकिन पहले रजा का स्वागत करते हैं। रजा, बहुत बहुत स्वागत है। और सुना है कि आज बड़ी धांसू किताब लेके आए हो आप, अब सबको गलती रियलाइज कराओगे आप लगातार। नीरज जी, आज की जो किताब हम डिस्कस कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाय हावर्ड मार्क्स साहब के बारे में पहले बता दें कि ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट जो कंपनी है, ओक ट्री मैनेजमेंट, उसके ये को फाउंडर और चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत बड़ी हेज फंड, बहुत बड़ा फंड है ये यूएस का। और 40 साल का, 4 डिकेड्स का इनका एक्सपीरियंस रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारी बुक्स इन्वेस्टमेंट पे, वेल्थ एडवाइजरी पे, ये सब पे पढ़ी हुई है, लेकिन ये बुक पढ़ें तो बहुत ही सिंपल बुक है। और इसमें जो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हुई हैं, उन चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये सब गलतियाँ तो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, साइकिल बेसिस पे आप गलती करते जाते हैं। आपको पता है गलती कर रहे हैं, और अगर इन सब गलतियों को आप ना करें, देन इट विल हेल्प यू बिग टाइम इन वेल्थ क्रिएशन। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि बुक का नाम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें उन्होंने 20 चैप्टर डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम डिस्कस तो 5 6 10 12 ही करेंगे। लेकिन उसमें जेनेसिस उन्होंने लिखी इस बुक की, कि जब भी वो क्लाइंट के पास या अपने इन्वेस्टर्स के पास मीटिंग में जाते थे, तो बोलते थे कि यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। और दूसरे इन्वेस्टर के पास जाएं, उसके पास बोले, क्लाइंट के पास जाएं, उसके पास जाके बोले कि यार आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। बोले कि यार मैं जिसके पास जाता था, मैं बोलता था द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। देन ही रियलाइज्ड कि ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सभी जरूरी चीजें हैं ये, लेकिन वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरे के लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिनको मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उनकी मैं अलग अलग चैप्टर बनाता हूँ, एक बुक बनाता हूँ। और ये अपने जैसे होता है ना कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो जनरल बेसिस पे मंथली लेटर, न्यूज लेटर भेजते हैं, और क्वार्टरली न्यूज लेटर भेजते हैं। सो ये जो बुक है, इट्स बेसिकली समरी ऑफ ऑल हिज, उनके जो मंथली न्यूज़लेटर, क्वार्टरली न्यूज़लेटर जाते थे अपने इन्वेस्टर्स को। सो दिस बुक इज बेसिकली समरी ऑफ दैट। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं मेंशन कर दूं नीरज जी, इनकी बुक में लिखा हुआ है, वॉरेन बुफेट कहते हैं, खुद कहते हैं कि जब हावर्ड मार्क्स का मेल आता है तो मैं सब चीजें बंद कर देता हूं, और हावर्ड मार्क की मेल में क्या लिखा हुआ है मैसेज वो पढ़ता हूं पहले भी। वाह, जी, गॉड ऑफ द मार्केट भी पढ़ते हैं इसको। गॉड ऑफ द मार्केट, सब चीज बंद करके सबसे पहले हावर्ड मार्क की मेल पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी चीज करते हैं। वाह। तो मुझे इस बुक में पहले जरा सरसरी तौर पे 2-5 सेकंड में बताइए जी, कि क्यों आदमी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं करता या गलतियां करता है और बाद में रियलाइज करता है। क्योंकि इस बुक में नीरज जी उस चीज का फिर से मेंशन किया हुआ है, हावर्ड मार्क साहब ने मेंशन किया है, जो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब ने कहा है, द ब्रेविटी ऑफ द फाइनेंशियल मेमोरी। आप भूल जाते हैं, जैसे पैसे बनते हैं आप भूल जाते हैं, ईगो आती है आप भूल जाते हैं, एनवी होता है दूसरा पैसा बना रहा है आप भूल जाते हैं, ग्रीड आता है कि मेरे को ज्यादा पैसे बनाने आप भूल जाते हैं। तो आप जो जो रूल्स रेगुलेशन आपके बने हुए होते हैं, जो आपको फॉलो करने होते हैं, गाइडलाइंस, वो सब आप भूल जाते हैं। और ये होता था, होता है, होता रहेगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि आप गजनी स्टाइल के लोग होते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पूरा का पूरा वो होता है और होता रहेगा। इसलिए इन्होंने जैसे, अच्छा, हावर्ड मार्क्स साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है इस बुक में। उन्होंने बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है, वो सबसे खराब टाइम में मिलते हैं, और जब सब बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, उस समय सबसे खराब लेसन मिलते हैं आपको। वाह, बोलने का बड़ा। मतलब ये है, जी, बोलने का मतलब ये है कि जब मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, यूफोरिया चल रहा है, तो फिर तो सबसे खराब लेसन उसी समय सीखने को मिलता है ना। आपका क्रैश भी उसी समय आएगा, पैसे भी नहीं बनेंगे। और जब सबसे खराब चल रहा होता है मार्केट, उस समय आपको सबसे बढ़िया लेसन देता है वो,
क्योंकि उसको फॉलो करते हो रेगुलर बेसिस पे। और इस बुक में भी उन्होंने यही चीज कही है कि मैं जो बता रहा हूं उससे मतलब नहीं है, आप जब इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे और फॉलो करेंगे, वो जो एक्सपीरियंस आएगा दैट इज द रियल एक्सपीरियंस। तो अब चालू इसमें करते हैं हम, जो इन्होंने अलग अलग लेसन बताए हैं, तो अपने दर्शकों के लिए 30 मिनट के अंदर खत्म करते हैं आज का सेशन। तो इसमें जैसे इन्होंने अपने एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज बोली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेकंड लेवल थिंकिंग। नाउ नीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये बोलते हैं कि भाई मार्केट में हर आदमी आता है, हर कोई सुनता है एक दूसरे की बात, पैसे लगाता है, दिमाग लगाता है, कैलकुलेशन करता है, लेकिन पैसे ज्यादा किसके बनते हैं या सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन होता है? वो बोलते हैं जिसकी सेकंड लेवल थिंकिंग होती है। अच्छा, मान लीजिए एक कंपनी आई, फेमस आई, सब पैसे लगाने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे उसके पीछे। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या शार्प इन्वेस्टर होता है, वो बोलता है, वो क्वेश्चन करता है, सेकंड लेवल वाली थिंकिंग है उसकी, उसकी नॉर्मल हर्ट वाली थिंकिंग नहीं है जो कि पूरी जनता कर रही है। वो बोलता है यार इसमें लगाने चाहिए, सभी खरीद रहे हैं यार, ये तो इसका मतलब तो इसके प्राइस तो ऊपर हो गया होगा, इसमें तो कोई बेनिफिट बचा ही नहीं है, इनएफिशिएंसी बची ही नहीं है, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? हर कोई बोल रहा है इसका प्रॉफिट अच्छा है, क्या हुआ अगर इसका प्रॉफिट नीचे चला जाए? दैट इज द सेकंड लेवल थिंकिंग। कि आप जनरली, जो लोग नॉर्मल देख के सोच रहे हैं, आप उससे डीप डाइव कर रहे हैं और दूसरे लेवल पे थिंकिंग कर रहे हैं कि इसकी प्रॉफिट अगर नीचे चले गई तो क्या होगा? अगर रेवेन्यू जितना कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो रेवेन्यू अगर मान लो 2 क्वार्टर नहीं कर पाए तो क्या हुआ? देन पूरी हर्ड, पूरी दुनिया उस स्टॉक को फॉलो कर रही है। उसने अगर अपने एस्टिमेट को मीट नहीं किया, रिजल्ट क्या होगा आपको पता है, मुझे भी पता है। The possibility of the risk and the downfall is extremely high in that case, and therefore जो सेकंड लेवल थिंकिंग है आपको होनी चाहिए कि जहां पे आप मोटा मोटा कॉन्ट्रेरियन नहीं, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग बट अ सेकंड लेवल थिंकिंग, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर गुड इन्वेस्टिंग एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। ये उन्होंने बोला इसको हम हुआ लोग है। मार्केट में कहते हैं क्राउडेड ट्रेड से बचना। यस, एब्सोल्युटली जहां एब्सोल्युटली। भीड़ चाल चल रही है उससे थोड़ा दूर हट जाओ, स्टेप बैक करो और सोचो कि जी क्राउडेड ट्रेड क्यों है, थोड़ा रुक जाते हैं, लेट्स सी। जी। नॉट कॉन्ट्रेरियन, ऐसा नहीं क्राउडेड ट्रेड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन आप रुक हाँ जाते हैं। तो क्राउडेड जी ट्रेड से बचना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सेकंड लेवल जी। थिंकिंग करिए आप। वेरी इसको इंटरेस्टिंग। सेकंड लेवल थिंकिंग, जी बिल्कुल। तो इसमें आप डीप डाइव कर रहे हैं बिल्कुल, और उस पे जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने दूसरा एक जो थी जो दूसरा चैप्टर जो मार्केट एफिशिएंसी के ऊपर में इन्होंने लिखा है। एक जैसे ये खुद उस स्कूल में पढ़े हुए हैं जहाँ पे शिकागो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस है, वहाँ के खुद के एलुमनाई है ये, वहाँ पढ़े हुए हैं। बोले वहाँ की स्टडी थी ऑन बेसिकली दी वॉलेटिलिटी, रिस्क अवर्जन, मार्केट एफिशिएंसी, इस पे एक रिसर्च हुआ था। और इन्होंने इसमें टॉपिक बात की है मार्केट एफिशिएंसी पे। सो जनरली नीरज जी, आपने भी अपने कई शो में मैंने देखा, आपने बोला हुआ है, जनरली ये अंडरस्टूड है कि मार्केट इज एफिशिएंट। जो अच्छी चीज है वो एक प्राइस पे मिलेगी, जो ज्यादा अच्छी नहीं है एक कम प्राइस पे मिलेगी, जो बुरी चीज है नीचे की प्राइस पे मिलेगी, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी डिसाइड्स एंड टेक्स ए कॉल। मार्केट मतलब हम सभी लोग हुए आपस में, जितने लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ हावर्ड मार्क्स साहब का ये बोलना है कि efficiency is already there. As a good investor, you have to look for the inefficiency in the efficient market. वाह। So by inefficiency in the efficient market, you mean कि कुछ कंपनियां हैं जो अभी लोगों के रडार से बाहर हैं। क्यों? उनके रिजल्ट थोड़े खराब आ गए, लोगों ने डिस्काउंट कर दिया, लोगों ने उस सेक्टर को डिस्काउंट करके रखा हुआ है। तो कई बार अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छे अच्छे स्टॉक जो होते हैं, उनको आप बिल्कुल भी डिस्काउंट करके रखते हैं, भाव भी नहीं देते, क्योंकि वो लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मीडिया में इंटरव्यू नहीं छप रहे, सीन वीसी में उनके, उस कंपनी को कोई खरीद नहीं रहा है। वहां पे आपको बहुत बढ़िया एफिशिएंसी में, आपको वहां पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन्वेस्टिंग की। तो उनका वेरी। बोलना है कि जैसे एक ये जैसे सेकंड लेवल थिंकिंग है, वो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि मार्केट की एफिशिएंसी में यू विल हैव टू लुक फॉर द इनएफिशिएंसी, दैट इज वेयर यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी। इसको हम लोग मार्केट में जानते हैं क्या कहते हैं? जी कि मार्केट में जब आप कहते हैं कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है, जी। तब आपके बैक ऑफ माइंड में ये चल रहा है कि इनएफिशिएंट मार्केट है, क्योंकि स्टॉक हाँ जी। पिकिंग अगर आप कर रहे हैं तो मतलब इनएफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं आप। यस, अगर एब्सोल्युटली। एक्सक्लूसिवली एफिशिएंट चीज है तो आप कुछ ढूंढ ही नहीं सकते उसमें। लेकिन जब जी स्टॉक पिकर मार्केट आप कहते हैं, जैसे इंडिया को कहते हैं स्टॉक पिकर्स मार्केट, इसमें जी। हाँ। स्टॉक पिकिंग करोगे तो बहुत पैसा बनेगा, तो मतलब आप इनएफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं। यार ये सब चीजें यस तो हम लोग रोज करते हैं, हार्वर्ड मार्क्स साहब मुझे को रिवाइज करा रहे हैं एग्जाम टाइम पे बिल्कुल। चल रहा है और नीरज जी, मैंने बताया ना कि इसके हर चैप्टर पढ़ेंगे आपको लगेगा यार ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने किया हुआ है।
लेकिन आप उसमें डिटेल में आप जाते नहीं हैं, आप उसमें डीप लेवल पे जाते नहीं हैं, जो कि ये डीप लेवल पे जाके फॉलो करते हैं, हम उसे फॉलो नहीं करते। भूल जाते दैट्स द हैं, गजनी डिफरेंस। है हम लोग। यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हार्वर्ड मार्क्स साहब की एक खासियत ये है कि ये मोस्टली ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रिफर करते हैं एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टिंग। और अगला चैप्टर जो अपना जो अंडरस्टैंडिंग वैल्यू है, उसमें हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि हाउ वैल्यू एंड रिस्क एंड द रिटर्न, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। नाउ वैल्यू में क्या होता है, आप क्या बोलते हैं कि भैया लो खरीदो और हाई बेचो। लो और हाई क्या है, कौन बताएगा लो कितना है? मान लीजिए आपने बोला एक पर्टिकुलर स्टॉक आज लो कॉस्ट पे बिक रहा है, हु डिसाइड्स? आपको पता है कि लो है कि नहीं है? उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? आपने इंट्रिंसिक वैल्यू की स्टडी की है कि इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं है? बिल्कुल सही। और अब हाई पे जब आप बेचना है, आप बेचते नहीं है, आपको लगता है कि सस्ता है। हावर्ड मार्क्स साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस पे बताई हुई है नीरज जी की, अगर मान लीजिए कोई कार है, फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज 10 लाख की मिल रही है, आप लेने जाते हैं, अगर मान लो हफ्ते भर में मर्सिडीज का प्राइस 10 लाख से 15 लाख हो गया, आप क्या बोलोगे? यार गाड़ी महंगी हो गई भाई, वैल्यू नहीं दिख रही मुझे, मैं नहीं खरीदूंगा। राइट? करेक्ट करेक्ट। जब आप खरीदते हैं एक शेयर एबीसी, उसका प्राइस बढ़ने लगता है, तो आप उसको खरीदना बंद करते हैं कि और खरीदने लगते हैं? मोस्टली इन्वेस्टर क्या करते हैं, यार ये तो बढ़ रहा है, थोड़ा सा और खरीद लो, ये बढ़ रहा है थोड़ा और खरीद लो। राइट? परफॉर्मर है, बहुत टॉप परफॉर्मर है हमारा, एंड दैट इज वेयर यू गेट इनटू अ पिटफॉल। क्योंकि वैल्यू, रिस्क और जो रिटर्न है, आप पूरा उसके अगेंस्ट में खेल रहे हैं। तो हार्वर्ड मार्क्स साहब ने ये बात कही है कि स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट वेयर लोग वैल्यू पे ध्यान नहीं जा रहे थे। शुरू में जहां पे वैल्यू मिलता है वहां पे जाते हैं, उसके बाद जब वैल्यू उसकी प्राइस उसका बढ़ने लगता है, दैट मींस वैल्यू कम हो गई ना, आपके रिटर्न की तो बिल्कुल। वैल्यू कम हो गई, तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे भागते हैं। यानी मोमेंटम चेस कर रहे हैं। मोमेंटम चेज कर रहे हैं, बिल्कुल, वो होता ही है, हर कोई नेचुरली चेज करता है। जैसे इन्होंने बताया, जैसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के, यानी इसमें जनरली इन्होंने इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि वन इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वन इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको हार्वर्ड मार्क्स साहब का कहना है कि कंसिस्टेंट रिटर्न आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग में, क्योंकि आपने कम प्राइस पे एक अच्छे एसेट को खरीदा हुआ है। और जब आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जाते हैं, तो आप फ्यूचर को डिस्काउंट करके खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा। तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बहुत तगड़े रिटर्न आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि कल क्या होगा। Whereas वैल्यू इन्वेस्टिंग में देयर इज कंसिस्टेंसी, एंड आपको पता है कि मैं कल कम वैल्यू पे खरीद रहा हूं, सो देयरफॉर द रिस्क इज आल्सो वेरी लेस। एंड इन्होंने उस वो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होता है, डिफरेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू एंड प्राइस में। तो ये बोलते हैं कि जैसे आप वैल्यू और प्राइस को देखते हैं नीरज जी, आपने एक प्राइस पे शेयर खरीदा, वेल उस प्राइस बढ़ गया, वैल्यू कम हो गई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। तो यू हैव टू सी द रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू एंड द प्राइस। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने जो बोली हार्वर्ड मार्क्स साहब ने, वो ये कि अ वेरी गुड एसेट बॉट एट अ वेरी हाई प्राइस इज अ रिस्की एसेट। जबकि एक राइट। बहुत ही एवरेज टाइप का एसेट बॉट एट अ वेरी लो प्राइस इज नॉट रिस्की एट ऑल। करेक्ट करेक्ट। बिकॉज प्लीज रिमेंबर, यू आर एन इन्वेस्टर। आप वो कंपनी के मालिक नहीं है भाई, आप इन्वेस्टर हैं। यू आर चेजिंग द रिटर्न्स। फॉर रिटर्न्स यू विल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ वैल्यू एंड द प्राइस, एंड देयरफॉर द रिस्क। एक एग्जांपल दें इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक जी, मोहनीश पबराई करके बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत है ना? फेमस है जी। बहुत फेमस है, यूएस में रहते हैं। उनकी डॉटर जो है मानसून पबराई, वो भी फंड मैनेज कर रही हैं। तो उन्होंने एक लेक्चर में बताया कि उन्होंने एक इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी में निवेश किया कोविड टाइम के बाद, जब सब मार्केट एकदम बुरी तरह से टूट गया था। तो उन्होंने खुद बताया कि वो कंपनी पर से क्वालिटी वाइज बहुत ग्रेट नहीं थी, लेकिन उसके पास इतना बड़ा लैंड बैंक मुंबई में था और इतने सस्ते में वो मिल रही थी कि वो मतलब एग्जैक्टली। वैल्यू बाय थी। समटाइम्स बैड कंपनी गिव ग्रेट रिटर्न्स। बोला यस, हमने इस फिलॉसफी के तहत उसको खरीदा था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें वैल्यू हार्वर्ड मार्क्स बहुत। साहब ने, इसमें जो हार्वर्ड मार्क्स साहब ने एक और एग्जांपल दिया है नीरज जी, इसमें जैसे 2004 टू 6 की पीरियड का बताया। पागलपन मचा हुआ था 2008 क्रैश के पहले। 2004 और 6 में लोग खरीदते गए, वहां पे रिलेशन बिटवीन द वैल्यू एंड प्राइस एंड द रिस्क कोई था ही नहीं। जो बढ़ रहा है उसको और खरीदो। वेरएज इन द नॉर्मल सिनारियो, जो बढ़ रहा है उसको आप खरीदोगे ही नहीं, उसमें वैल्यू नहीं बची इन्वेस्टमेंट के लिए। करेक्ट
करेक्ट। So that's the thing. और इसीलिए उसमें अपने जैसे हम अगले चैप्टर पे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग रिस्क, तो इन्होंने 3 चीज बोली, एक तो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, सेकंड इन्होंने बोला है रिकॉग्नाइजिंग द रिस्क, और तीसरा कंट्रोलिंग द रिस्क। तो हम एक चैप्टर को ले रहे हैं, लेकिन इसमें मोटा मोटा आपको मैं बता दूं कि इसमें इन्होंने जो समझाया है, रिस्क क्या है आपको समझना है। एंड रिस्क जो हमने प्रीवियस चैप्टर के डिस्कशन में बताया, प्राइस, वैल्यू एंड द रिटर्न। तो जैसे जैसे आप हायर प्राइस के सामान ले रहे हैं, आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है। जैसे आप लो रिस्क का ले रहे हैं, लो प्राइस का ले रहे हैं, आपका रिस्क रिस्क कम होता जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई जनरली केस में तो हम बार बार बोलते हैं ना कि भाई बाई लो एंड सेल हाई, लेकिन दीज आर रिलेटिव टर्म्स। आपको उस एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू से लिंक करके आपको रिस्क को अंडरस्टैंड करना है कि ये रिस्क मेरे को, ये पर्टिकुलर जो मुझे इन्वेस्टमेंट है, विल इट गिव मी अ गुड रिटर्न, एक्सीलेंट रिटर्न और नॉट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइसिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क। आपको वो भी एनालाइज करना है, क्योंकि एक हमने आई डोंट एग्जैक्टली, आई थिंक मॉर्गन हाउसल साहब की बुक में अपने हमने डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि कुछ रिस्क आर नॉट वर्थ टेकिंग, जिसमें वो रजत गुप्ता मैकेंजी वाली की बात हुई थी। राइट राइट। कि भाई आप थोड़े से 1 लाख 2 लाख डॉलर के लिए रिस्क क्यों लोगे कि आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई और आपकी इज्जत चली गई। सो सम रिस्क आर नॉट वर्थ टेकिंग। सो दैट इज व्हाट इज mentioned in these chapters of understanding the risk, recognizing risk, and then controlling the risk. एक बता रजा, इसमें रिस्क जो है ना इन्वेस्टिंग का या बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जी पूरा बैंकिंग सेक्टर देखिए, पूरा बैंक जो है अगर उसको एक लाइन में समझना हो, मैनेजिंग रिस्क जी इज बैंकिंग। आप पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं, बीच का डिफरेंस आपकी कमाई है, यही है बैंकिंग। लोन देना, यस लोन लेना, डिपॉजिट लिया मतलब लोन लिया, और क्रेडिट किया यानी लोन दिया। इसके यस बीच का डिफरेंस जिसको एनआईएम कहते हैं, वही आपका मुनाफा। ये मेन कोर बिजनेस बैंकिंग है। इसमें एनपीए मैनेज कर लिया आपने, एएलएम किया, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो आपने कर लिया बढ़िया से, तो आप बढ़िया बैंक चलाएंगे। तो रिस्क मैनेज करो आप खाली। जैसे एक बहुत बड़े मशहूर इन्वेस्टर है सिंगापुर के, उन्होंने एक बार बहुत पहले बहुत अच्छी बात कही थी, जो वन लाइनर शायद वो खुद ही भूल गए होंगे, कि मैं हमेशा जो है शॉर्ट रहता हूँ मार्केट में। हाँ जब मार्केट बढ़ने लगता है तो अपने शॉर्ट कम करता रहता हूँ खाली। आप देखो किस एब्सोल्युटली लेवल में उनकी थिंकिंग चली गई वहां पे, कि अगर आप शॉर्ट मतलब आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं, जी और जब बढ़ने लगता है हम रिस्क अपना कम करते रहते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब थोड़ा डीप है, इसको लोग समझें तो रिस्क एग्जैक्टली तो exactly. कर। नहीं तो इसमें तो हावर्ड मार्क्स साहब ने नीरज जी वही बोला ना कि जो रिचनिंग प्रोसेस, रिचनिंग यानी जब पैसे आने लगते हैं, हम्म, आपका रिस्क एवर्जन कम होने लगता है, हम्म, आप में ईगो, प्राइड और जेलसी पूरी फैक्टर आने लगती है, ग्रीड आ जाती है कि भाई मेरे को हम्म, पैसे बनाने, पड़ोसी भी बना रहा है। आपका हम्म। जो रिस्क एवर्जन जो है वो कम हो जाता है, और आपको क्या लगता है कि रिस्क नहीं है। इतनी डीप बात उन्होंने कही है कि जब आपको लगता है कि रिस्क नहीं है, इज द रिस्कीएस्ट टाइम। यस। सो बेसिकली इसी चीज को उन्होंने बोला कि कंट्रोल कैसे करना है आपको, अपने आप को, ग्रीड, फियर, ये सबको कंट्रोल करके चलना है। और रिस्क वाले जो भी हैं, एक जैसे इन्होंने इस चैप्टर में एक पर्टिकुलर बात भी और मेंशन की है, जो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब, जो अपने फेमस जॉन साहब हैं, उन्होंने कही थी कि पीपल दोज हु थिंक दे नो, दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। दे डोंट नो। यस। एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल होता है परफेक्ट यूफोरिया के बात। टाइम पे, और ये होता यही। है यूफोरिया के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। यस बिल्कुल। अगले चैप्टर से जाऊँ उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं। कल मेरी एक बात हो रही थी किसी से, तो उसने मुझे एक बिजनेस आइडिया बताया कि एक छोटी सी कंपनी है, वो फिर आगे बिजनेस को डेवलप करेगी, उसमें प्रेफरेंशियल कर लें तो बाकी 5 गुना कंपनी बड़ी। मैंने कहा ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, हाँ, ये थ्योरी में सुनने में मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस लेकिन इसमें पहले स्टेटमेंट के बाद से एग्जीक्यूशन पे एक बड़ा बोल्ड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये नहीं हो पाया तो मतलब, क्योंकि सब आपने जो ताश के पत्तों की तरह महल बनाया है, यस पहला स्टेप से ही एग्जीक्यूशन का क्वेश्चन है। नहीं हो पाया तो सब भरभरा के गिरेगा, और जो भी आप 1,50,000 लगाओगे वो जीरो अंडा बनेगा। तो मतलब ये होता यूफोरिया है कि बस आज एक मुर्गी लिया, फिर 4 अंडे, फिर 16, फिर 32 वाली कहानी शुरू हो जाती है इसमें। चलिए अगला है बीइंग अटेंटिव टू साइकिल्स। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोली है नीरज जी, हावर्ड मार्क्स साहब ने। उन्होंने कहा है कि भाई एवरीथिंग इज साइक्लिकल।
मार्केट, स्टॉक्स, इंडस्ट्री, एवरीथिंग। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार ये तो कंपाउंडर है, ये है, वो है, वो बोले कुछ नहीं, एवरीथिंग इज साइक्लिकल। और जो रूल नंबर 1 समझ गया कि एवरीथिंग इज साइक्लिकल, ही विल हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। बिकॉज बाकी सब लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि एवरीथिंग इज साइक्लिकल। अगर आप ये चीज देखिए तो आपके प्रोग्राम में मैंने कई बार देखा हुआ है, सुना हुआ है, जनरल जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला हुआ है कि एक लेग में जो स्टॉक्स दौड़े हैं, जिन्होंने वेल्थ क्रिएशन किया, वो अगले लेग के कभी भी लीडर नहीं होते हैं। करेक्ट, लीडरशिप चेंज वो होती है। लीडरशिप चेंज होती है। तो देयरफॉर उनका बोलना ये है कि एवरीथिंग इज साइक्लिकल, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड फॉलो दिस, then you will be able to capture the opportunity। जो आपकी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएंगी साइक्लिटी वाली। एक स्टॉक में आपके 100% बन गए, आप क्या करें, 100% बन गए, आप तो रखूंगा, जिंदगी भर रखूंगा इसे, नहीं, उसके बाद वो नीचे आना ही आना है उसने किसी ना किसी पर्टिकुलर साइकिल में। सो आपके बन गए, आपका टारगेट अचीव हो गया है, आपका रिस्क कवर हो गया, तो आप पैसे बना के निकलिए वहां से। फिर रिटर्न चाहिए ना, यू आर, प्लीज रिमेंबर, यू आर एन इन्वेस्टर, फॉर करेक्ट, यू रिटर्न इज इंपॉर्टेंट। ये तो लोग भूल जाते हैं। इसमें एक और बात जोड़ यार, मतलब ये वाकई ये किताब ना मैंने नहीं पढ़ी थी, हर चीज मुझसे रिलेट हो रही है, हमसे क्या मतलब सारे लोगों से। एक ट्विटर स्पेस में था मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में, जी तो उसमें एक केमिकल के बहुत बड़े जानकार हैं जो लंदन में रहते हैं, वो भी जुड़े हुए थे। हम 3 लोग स्पीकर थे उसमें, तो एक वो थे जिनको केमिकल का बड़ा जानकार माना जाता है। मेरी इसी बात पे बहस हो रही थी कि एवरीथिंग इज सिक्लिकल, इवन ह्यूमन लाइफ इज सिक्लिकल। यस, हमारे जीवन में भी कभी दुख का फेज आता है, कभी खुशी का फेज बिल्कुल, आता है, सक्सेस मिलती है, एब्सोल्युटली। कभी सक्सेस नहीं मिलती, कभी आप बहुत उदास होते हैं। इवन इन ए डे, एक 24 घंटे के दिन में भी कोई 2 घंटे आप बहुत डल से रहते हैं, फिर आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। से एवरीथिंग इज सिक्लिकल। मार्केट तो छोड़ो, तो निर्जीव चीज है, सजीव चीजों में लाइफ में सिक्लिकल है, और इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई, बाद में वो गुस्सा उस्सा भी हो गए थे। मैंने कहा कि मैं तो हर चीज को सिक्लिकल मानता हूँ, और वो ट्विटर स्पेस एब्सोल्युटली। पढ़ा होगा, कोई भी जाके सुन सकता है। नहीं, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है जो हार्वर्ड मार्क्स साहब ने कही है, नीरज जी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो इस साइकिल को इग्नोर करता है, जो साइक्लिकल हम्म, ट्रेंड को इग्नोर करता है और इसको एक्स्ट्रापोलेट करता है, जो हम जनरली करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, यार हम्म, ये स्टॉक बढ़िया चल रहा है, इसमें और पैसे बनेंगे, और लगा के पैसे खरीदो और खरीदो। हम हम्म, रिस्क नहीं देख रहे हैं, वैल्यू नहीं देख रहे हैं, और हम्म, साइक्लिटी नहीं देख रहे उसकी हम। वो साइक्लिकल हम्म, हो चुका है, खत्म होने, उसकी वैल्यू नहीं रह गई है। जो इस साइकिल को एक्स्ट्रापोलेट करता है, जो इन्वेस्टर, वो बोला वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। राइट, और वेरी इसी पे हम इंटरेस्टिंग अपने यार। अगले, जी, और इसी पे हम अब दूसरे चैप्टर पे जाते हैं, तो जो अवेयरनेस ऑफ द पेंडुलम। नो, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है। उन्होंने बोला कि जैसे पेंडुलम होता है, एक कोने पे जाता है, फिर दूसरे कोने पे जाता है, बीच में कम रहता है। मीन उसका बीच का है, लेकिन बहुत हम्म, कम रहता है वहां पे। हम्म, एक्सट्रीम पे जाता है, इधर जाता है। लिंक कैसे किया है मार्केट से इन्होंने, नीरज जी, ये बोलते हैं कि इधर बहुत ज्यादा डर रहेगा मार्केट में, फियर रहेगा, या बहुत ज्यादा ग्रीड रहेगा। तो हम्म, मार्केट इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम विच कीप्स ऑन स्विंगिंग बिटवीन एक्सट्रीमली हाई रिस्क टू वेरी लो रिस्क। लो रिस्क का मतलब क्या हुआ, जब सब डरे हुए हैं, कोई पैसे नहीं लगा रहा। 2008 के बाद में 2009-10 में तो बिल्कुल मार्केट बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया था, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि सबको ये पता था मार्केट पैसे लगाओगे तो डूब जाएंगे, स्टॉक वैल्यू जीरो हो जाएगी सबकी। दैट वाज द थॉट प्रोसेस। हम्म, और वही 2004-5-6 में जाइए आप, जो खरीदोगे वो सोना, पैसे लगाओ, बढ़ना ही है, पैसे बनेंगे। हम्म, तो हम्म, आपका पेंडुलम जैसे स्विंग करता रहता है। तो वो बोलते हैं, हवाड़वा साहब ने ये बोला कि भाई आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए कि पेंडुलम कहाँ से कहाँ पे। जैसे उन्होंने 3 स्टेज बताए हैं बुल मार्केट के, और 3 स्टेज बताए हैं बियर मार्केट के। तो हम्म, बुल मार्केट में क्या, कुछ इंटेलिजेंट लोग सोचते हैं कि बुल मार्केट आने वाला है, टाइम ठीक चल रहा, मार्केट बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि यार मार्केट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा, पैसे लगाते हैं। उसके बाद पूरी जनता सोचती है कि हाँ मार्केट बढ़ेगा, पैसे लगाओ। तो पेंडुलम दूसरे एंड पे बिल्कुल ग्रीड पे चला गया। सिमिलरली बियर मार्केट में होता है, कुछ इंटेलिजेंट लोग जब पीक पे होता है बुल मार्केट, उस पे सोचते हैं कि बॉस अब तो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, वो पहले से काट के पैसे निकाल के मार्केट से बाहर हो जाते हैं। फिर हम्म, उनके नीचे थोड़े बहुत जो होते हैं, वो बोलते हैं कि यार आप पैसे निकाल लेने चाहिए, लग रहा है मेरे को, टेंशन है थोड़ा, मार्केट नीचे जाना चालू हो गया है, वो हो गया है। हम्म, जो आखिरी में हर्ड होता है, जब पूरा मार्केट क्रैश कर रहा होता है, तब वो बेच रहा होता है लोवेस्ट पे। सो करेक्ट, एक इन्होंने बहुत ही शानदार कोट दिया हुआ है, जो कि मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। उन्होंने बोला कि व्हाट द वाइज मैन डू
इन द बिगिनिंग, fools do in the end. आपको याद है पहली जो किताब हम लोगों ने पढ़ी थी कि कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो सबसे पहले करते हैं, बाद में सब Yes, उसको फॉलो करते हैं। सब उसको फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, वो जॉन केनेथ गैल्बर्ट साहब की बुक थी यूफोरिया, फाइनेंशियल यूफोरिया वाली, क्रॉनिकल्स ऑफ फाइनेंशियल यूफोरिया, उसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बात तो अपने वॉरेन बफे साहब ने भी कही है कि जब जी। एक्सट्रीम ग्रीड हो तो समझ लो कि अब मार्केट कोलैप्स होने वाला है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जब सब एब्सोल्युटली। डरे हो, किसी को मार्केट की बात ही नहीं करनी, सबको लगे ये सटौरिया बजा रहे हैं, वही सही समय होता है। पेंडुलम का बिल्कुल बोलते हैं, एक्सट्रीम फियर बिल्कुल, है तो उधर पैसे एब्सोल्युटली। लगाओ। दैट्स जी, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जी। चैप्टर है हमारा कॉम्बैटिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जी, तो इसमें नीरज जी ये हम जनरली टच कर चुके हैं, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने वही बात बोली है कि भाई ग्रीड, फियर, एनवी, आपको अ गुड इन्वेस्टर शुड बी अवे फ्रॉम दीज। आपको ग्रीडी नहीं होना है जब पूरी की पूरी दुनिया ग्रीडी हो रही है। आप पूरी दुनिया फियरफुल है तो आपको फियरफुल नहीं होना, आपको ऑपोजिट एंड पे रहना है। जेलसी आपको नहीं होनी है कि भाई नीरज जी ने तो बहुत पैसे कमा लिए यार, मेरे नहीं बने यार। नीरज जी से पूछता हूँ कौन सी स्टॉक में लगाए पैसे, नीरज जी के पैसे तो बन गए। अब मैं वो खरीदूंगा जो नीरज जी ने खरीदे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ प्राइस वैल्यू और रिस्क पे। हाई प्राइस बिना वैल्यू के पे कर रहा हूं एंड एट हाई रिस्क, तो नो ब्रेनर है वो तो, लेकिन आप करते हैं। करते हैं। जी, अच्छा, तो इसमें इसलिए आपको जानते ये हैं इंटरेस्टिंग है रजा, हम लोग इतना समझा रहे हैं लोगों को, इतना नॉलेज है, ये सब चीजें लोग जानते हैं। फोमो एक ऐसी चीज होती है ना कि उससे आदमी बचता नहीं। फिर वही कहानी याद आती है कि यूफोरिया हो के रहेगा, आप कुछ भी कर लो, उसको कुछ भी कोई कर, रोक नहीं। ग्रीड, फियर, जेलेसी नीरज जी। बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये बदल नहीं सकता। यस, यस, नहीं बदल सकता। मुझे लगता है प्राणायाम करना चाहिए रोज सुबह उठ के, तो आपका दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा और फालतू के नैरेटिव्स को कम सुनो तो दिमाग हाँ, ठंडा रहेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में अपने यहाँ ट्विटर पे खुद चल रहा था कि बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो 30-30% नीचे हैं, है ना। बिल्कुल 40-40% नीचे, बिल्कुल। तो एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं क्लोन थ्योरी, कि किसी बड़े इन्वेस्टर को आपने देखा, उसने जो खरीदा आपने क्लोन कर लिया उसको। अब आपने ये नहीं देखा कि उसका जो डिस्क्लोजर आता है वो 3 महीने बाद आता है, क्वार्टरली डिस्क्लोजर आता है ना, तो उसने खरीदा था 3 महीने पहले, आपने देखा एग्जैक्टली, चार्ट वार्ट लगा आपने के देख, देखा, हाँ बिल्कुल। यार अभी तो 20% चला है, ये तो बड़े इन्वेस्टर है, ये मल्टी बैगर के बिना बेचते नहीं है, और आप उसमें एंट्री मार गए। यस, एंट्री मारने के बाद वो कब एंट्री से एग्जिट बदल गई आपको पता आपको नहीं नहीं चला, पता। और आपने माला पहन लिया। यस, उसका रीजन क्या है रजा, इसमें एक ट्विस्ट आया है जो कि शायद आने वाली किताबों में कोई ना कोई लिखेगा। आईटी या टेक्नोलॉजी या ये सब सोशल मीडिया के जमाने में अब लॉन्ग टर्म जैसी कोई चीज मुझे लगती नहीं, वो लॉन्ग टर्म इज डेड। अब ना, आपको ना बहुत शॉर्ट टर्म में चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जी, अब आपको ना प्राइस मूवमेंट से पहले खबर आ जाती है। तो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि जो पहले लोग 10-10 साल तक लेके बैठते थे मल्टी बैगर बनाते, वो 3 साल में खा पी के बराबर, यार दूसरा देखो भैया। तो ये जो एक फिनोमेना बदल रहा है ना, इसको भी लोगों को थोड़ा कंसीडर करना चाहिए नहीं, कि मैं तो कैसे। नीरज जी आपको, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं तो बड़ा फैन हूँ आपके चैनल पे। गौतम वैद साहब आते हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म इज 2 to 3 years नाउ। मैं तो उनका फैन हो गया वो जब उन्होंने स्टेटमेंट मारा था वाला, उसके बाद से। एग्जैक्टली अरे भाई, कल को आपको एक उदाहरण देता हूँ लेटेस्ट, फिर अगले चैप्टर में चलते हैं। ओरेकल नाम की एक कंपनी है, उसने एक बहुत जबरदस्त गाइडेंस दिया था लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, स्टॉक तीस बिल्कुल, परसेंट एक दिन में ऊपर हुआ था। यस, आज आपको पता कहाँ है, वो वहीं पे है जहां से बिल्कुल, चला था, वापस आ बिल्कुल, गया। बिल्कुल, मेरे मित्र बिल्कुल, अनुराग सिंह ने एब्सोल्युटली। ट्वीट करके बताया कि देखो ओरेकल वहीं आ गया, फिर जहां से चला था, जो लोग मिस कर गए वो यस, ले रहे यस, हैं अभी। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। ओके, चलिए अगला चैप्टर है कॉन्ट्रेरियनिज्म। तो इसमें नीरज जी एक सर जॉन टेम्पल्टन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने बताया कि भाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी कॉन्ट्रेरियन, लेकिन आपका सबसे ज्यादा पैसा बनेगा जब आप कॉन्ट्रेरियन रहेंगे ना। कॉन्ट्रेरियन का मतलब ये नहीं है कि आप, पब्लिक खरीद रही तो आप उसके एंटी चले जाएं, नहीं। कॉन्ट्रेरियन का मतलब ये है कि पब्लिक जिस चीज को नहीं खरीद रही है, आपको उसमें उसकी वैल्यू की स्टडी करनी है, और किस प्राइस पर प्रोडक्ट मिल रहा है, किस प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है, उसकी पोटेंशियल क्या है, मोट क्या है, आपको वो देख करके खरीदना है। इज बेसिकली व्हाट ही मींस बाय कॉन्ट्रेरियनिज्म। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आता है जब ट्रेंड चेंज होता है,
लोग उसके पास वापस उस शेयर के पास में आते हैं, उस फील्ड में आते हैं, उस सेक्टर पे आते हैं, उस इंडस्ट्री पे आते हैं, तो आपके जो पैसे बनते हैं दैट इज वेरी वेरी हाई। सो दिस इज बेसिकली व्हाट ही मीन्स बाय कॉन्ट्रेरिज्म। और इसमें कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग इसीलिए बड़ा फेमस होता है। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि लोग ये खरीद रहे तो ये मत खरीदो, वो नहीं। जो नहीं खरीद रहे हैं लोग उसकी स्टडी करिए, उसमें टाइम स्पेंड करिए और उसमें आप फिर हीरा ढूंढिए और निकालिए और इन्वेस्ट करिए। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। पीपल मेक इट साउंड वेरी इजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के संदर्भ में हार्वर्ड मार्क्स आपने ये बोला हुआ है। दुनिया से अलग, दुनिया के दस्तूर से अलग चलने वाले ही बड़े काम करते हैं जी, लेकिन फिलॉसफी याद रखिएगा, वैल्यू, वैल्यू, प्राइस एंड रिस्क। जी। वैल्यू अच्छा, प्राइस। ये इस चैप्टर के बारे में तो नीरज जी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ वॉरेन बफेट साहब का। अभी आई थिंक वो $400 बिलियन पे बैठे हुए मोटा मोटी। पेशेंट अपॉर्चुनिटी बोले कि जो अपॉर्चुनिटी के लिए पेशेंटली वेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, स्टडी करेगा, इंफॉर्मेशन के साथ में जब वेट करेगा, दैट पर्सन विल मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी और उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न उसके आएंगे, क्योंकि वो वेट कर रहा है, उसे पता है कि मुझे इस प्राइस पे ये सामान खरीदना है। रजा, पता है यहाँ ये सबसे टफ फेज होता है किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ का, सबसे मोस्ट टफ। मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। यस, आप कैश में बैठे हुए हैं, पराग पारेख म्यूचुअल फंड कैश में बैठा हुआ है, सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यस, बहुत सारे इंडिविजुअल कैश में बैठे हुए हैं और वो 1.5 साल से बैठे हुए हैं। मार्केट 22,000 से 25,000 निफ्टी चला गया, 26,000 चला गया, न्यू हाई बना लिया, स्टिल दे आर नॉट बाइंग। वो वेट कर रहे हैं, वो कुछ उनको लगता है कि नहीं, अभी मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं। तो ये जो फेज होता है ना, जहां पे फोमो भी है, नैरेटिव भी है, स्टोरीज भी है, जलन भी है, ईर्ष्या भी है, सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन आप दम साध के बैठे हुए कि नहीं, मैं उस दिन ही एंजॉय करूंगा जिस दिन अच्छा मौका आएगा। तो ये या मेरे ख्याल में बहुत मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा टेस्ट यही होता है कि आप यस, कैश में बैठे हुए, दुनिया पैसे बना रही है, आप चुपचाप बैठे हुए। दैट्स वेरी टफ, वेरी टफ। यस, एग्जैक्टली। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। अगला चैप्टर जैसे है रोल ऑफ लक। ये तो नीरज जी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई द बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, वर्स्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, रोल जब तक लक आपके साथ में नहीं है, आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लिए, हो सकता है ना कि आपने चुन के हीरा पिक किया स्टॉक मार्केट में जो चला नहीं हुआ है, इंटरेस्टिंग वैल्यू लो है, लेकिन अगर आपका लक नहीं चल रहा है, उसका साइकिल नहीं आएगा। हो सकता है आपने खरीदा, साइकिल नहीं आया, आपने जब बेचा तो साइकिल आ जाए। सो देयरफॉर लक बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर सक्सेस एज एन इन्वेस्टर। एंड यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं नीरज जी, आपको याद होगा नेपोलियन का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मुझे, आई डोंट वांट वेरी हार्ड वर्किंग जनरल्स, गिव मी वन लकी जनरल। बोले जब लड़ाई में जाते हैं मेरे को लकी जनरल चाहिए वॉर जीतने के लिए, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी वाले, प्लान वाले, इंटेलिजेंट वाले वो जनरल से मतलब नहीं है। जिसका लक सही रहेगा वो मुझे वॉर तो ऐसे ही जितवा देगा। तो यहाँ पे इन एडिशन टू दोज फैक्टर्स, लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बुक इन्होंने कोट की है, जैसे वो है ना एक जो फूल्ड बाय रैंडमनेस और ब्लैक सॉन जो उन्होंने लिखी हुई है, निकोलस नसीब तालेब साहब। तालिब नसीम। तालेब, जी 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 जी। तो उन्होंने कई बार लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंट इडियट्स करके लिखा हुआ उन्होंने, लकी इडियट्स बोला उन्होंने, लकी इडियट्स। लकी इडियट्स क्या है कि भाई पैसे लगाए, बन गए पैसे, कोई रिसर्च नहीं, कोई आइडिया नहीं, किसी ने बोला था, नीरज जी ने मुझे बोला था, मैंने पैसे लगा दिए, मेरे पैसे बन गए, रिटर्न आ गया ना। दोस आर लकी इडियट्स, वो लकी वाले हैं। बट दैट शुड नॉट बी योर गाइडिंग फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू डू योर ओन thesis, your own research, and then in addition to all the study and research, you have to be lucky. So आप कई बार ये होता है कि लक ना चले तो ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने गलत किया है, कुछ हो सकता है आपका लक नहीं चल रहा हो। So you also have to be aware of that fact. और लक भी आपकी तब चलेगी जब आप प्रिपेयर्ड हैं एकदम, आपने पूरी प्राइस की, वैल्यू की, रिटर्न की रिसर्च कर रखी है और आपने एंट्री ली, तो लक भी आपका साथ देगा। आप एकदम अनप्रिपेयर्ड बैठे हुए हैं तो लक कहाँ से साथ देगा, आपने ले लिया नहीं चला। Yes, सो yes. एक्चुअली इट्स इम्पोर्टेंट, लक का भी एक बहुत बड़ा रोल हमने इसमें। हमने लक के बारे में नीरज जी थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं। लक के बारे में हमने जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में डिस्कस किया था, उसमें भी हाँ, जो कैटल खरीदने वाला, जो जानवर खरीदने वाला बंदा था, उसने बोला कि नहीं मैं सोचता हूँ यार, कल सोचूंगा, कल खरीदूंगा, आज नहीं खरीदता। कल सुबह आया, डबल प्राइस में माल निकल गया उसका, खरीदार यानी बेचने वाला मिला ही नहीं।
खरीदार और हाँ। सारे आए लेके चले गए। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, बैठ के सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा प्लान कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी रेडी, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। Yes, overthinking also kills. यस, एब्सोल्युटली। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है हावर्ड मार्क्स के बुक में, नीरज जी, जो डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के बारे में उन्होंने बात की है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देयर आर ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड देयर आर बोल्ड इन्वेस्टर्स, बट Wow. यू विल नेवर, हाँ, बट यू विल नेवर फाइंड ओल्ड बोल्ड इन्वेस्टर्स। हम्म, जो ओल्ड हो गया, मार्केट का एक्सपर्ट हो गया, वो बोल्ड नहीं रह जाता। वो बिल्कुल पेशेंटली रिस्क लेकर के प्रॉपर अच्छे से जमीन में बैठ करके इन्वेस्टमेंट करता है, वो ज्यादा बोल्ड नहीं बनता। सो देर आर नेवर ओल्ड बोल्ड इन्वेस्टर्स। ओके, अवॉइडिंग पिटफॉल्स। जी, इसमें एक छोटा सा चैप्टर है नीरज जी, इसमें बेसिकली इनका बोलने का मतलब ये हावर्ड मार्क्स साहब का, क्योंकि पूरी बुक ही फोकस्ड ऑन रिस्क है, तो इन्होंने बोला कि भाई जीतने के लिए, फॉर योर रिटर्न्स टू बी गुड, फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ, आप पिटफॉल अवॉइड करिए। तो आपके पोर्टफोलियो में लूजर्स कम होने चाहिए, विनर्स ज्यादा होने चाहिए। अगर आपने वो कर लिया, मैनेज कर लिया कि जो लूजर से कम है, विनर ज्यादा है, विनर्स विल टेक केयर ऑफ देयर ओन। आपको विनर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई किया, पेशेंस के साथ इवैल्यूएशन करके बैठे हुए हैं, दैट स्टॉक विल गिव यू गुड रिटर्न्स। लूजर को अवॉइड करिए। तो बेसिकली पिटफॉल अवॉइड करने का मतलब ये है कि इनका कि साइक्लिकल जो है उसको याद रखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो याद रखिए, और जो बेकार शेयर या घटिया होगा या नहीं चले, डेड शेयर जिनको बोला जाता है, वो आपके पोर्टफोलियो में जितने कम हो, दैट विल रिजल्ट इन वेल्थ क्रिएशन। हीरो अपने आप हीरो का काम कर लेगा, विलेन से बचिए आप बस। दैट इज बेसिकली हिज मैसेज इन अवॉइडिंग द पिटफॉल्स। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही रजा। जनरली क्या होता है ना मार्केट में, एक बहुत ही ट्रेडर इन्वेस्टर या तमाम क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के बीच में एक ये रहता है कि मार्केट में फोमो फोमो प्ले करता है ना, तो उसको लगता है कि मैं आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, मतलब मेहनत करे जा रहा, मेहनत करे जा रहा है। साल के अंत में जब उसने अपनी बैलेंस शीट देखी तो उसका रिटर्न बना 20%, और उसने पूरे 365 दिन मतलब जबरदस्त मेहनत की, सर के बल खड़ा रहा। और एक जो एकदम थोड़ा सा आलसी सीजन्ड थिंकर बैठा रहा चुपचाप, उसने 2-3 स्टॉक लिए, उसका भी 20% बना। तो जी हाँ। अब आप यहाँ रिस्क रिवार्ड देखिए कि आप पूरे साल गड्ढा खोदते रहे, मजदूरी करते रहे, यस, पैसा उतना ही बना आपका। और जो सारा साल गोल्फ खेलता रहा, किताबें पढ़ता रहा, मजे करता रहा, उसके भी 20% बने। तो आपने 365 दिन क्यों इतनी मेहनत की? नीरज क्योंकि जी। लोग एवरेज रिटर्न नहीं देखते हैं। आपका एवरेज रिटर्न एक साल में कितना बना, दैट इज द पैरामीटर यू एसेस। यस, आप डेली बेसिस पे देखोगे आप पागल हो जाओगे। बैलेंस शीट भी साल में एक बार रिजल्ट आता है, तो साल के साल अगर आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप 365 दिन क्या बेवकूफी करते रहते, दिन भर गड्ढा खोदते रहते हैं, मनरेगा के मजदूर बने हुए, 700 रुपए रोज कमा रहे, कोई फायदा नहीं उसका। नीरज जी, मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव है इस पे। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, देयर आर ओल्ड इन्वेस्टर्स, देयर आर बोल्ड इन्वेस्टर्स। जो ओल्ड है वो गड्ढा नहीं खोदेगा, उसे पता है क्या होने वाला है, क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, वो गड्ढा कभी नहीं खोदेगा। जो बोल्ड वाला है वो गड्ढा खोदने में लगा रहेगा हर समय। सो इट कम्स, जैसे हावर्ड मार्क्स साहब ने जो पहले चैप्टर में बोला था कि एवरी एक्सपीरियंस काउंट्स। ये और ये पूरी की पूरी चीजें जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तब आप सीखेंगे। पिटफॉल से बचना, पेशेंस रखना, वैल्यू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, ये पूरे जितने चैप्टर हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, those chapters tell you कि there is a difference between एक जो पुराना इन्वेस्टर और एक जो नौसिखिया आया हुआ है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। नौसिखिया लगा रहेगा एक, हाँ, एक कहावत भी होती है ना कि भैया नया मुल्ला 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वही वही। सो तो ये कहावत है। सो बेसिकली क्या होता है कि नए नए जो रहेंगे वो बिल्कुल लगे रहेंगे, क्योंकि वो पैशन रहेगा, एनर्जी रहेगी, ये सब। और जो पुराना जो अ, खिलाड़ी, पुराना खिलाड़ी है, उसे पता है क्या करना है। बोले 5 इन्वेस्टमेंट करनी है, इस टाइम पे करनी, अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहा, नहीं करना है, और वो चुपचाप बैठ भी जाएगा कि अब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना। वॉरेन बफे साहब को ले लीजिए, 300-400 बिलियन डॉलर लेके बैठे हुए, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब बहुत बड़ी बात है ये तो कि सब बड़े जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। यस, ओल्ड एंड बोल्ड, ओल्ड एंड बट देयर बोल्ड। आर नो
एक एक देयर बहुत आर नेवर ओल्ड बोल्ड इन्वेस्टर्स। बुढ़ा बुढ़ा पुराना या ओल्ड इन्वेस्टर है, कभी भी बोल्ड नहीं होगा। नहीं नहीं, जोश में तो काम करना नहीं। एक और बता दूं आपको एग्जांपल, मुंबई में रहते हैं एक बहुत बहुत ही सीजन्ड पुराने इन्वेस्टर हैं। अब वो टीवी पे नहीं आते, पहले आते थे बहुत। तो उन वो मतलब बहुत सीनियर, तो मैं उनसे कभी कभी गाइडेंस के लिए बातचीत करता था, मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब इतना काम एंड कंपोज्ड आदमी मैंने देखा ही नहीं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, हाँ मार्केट में हाँ इधर उधर में जाए। जब बहुत देर तक बात करो तो वो एक आध स्टॉक की चर्चा करेंगे, देखो ये इतना बढ़िया है, इसमें ये बिजनेस होने वाला है, ये हो रहा है। और आप साल भर बाद देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो उन्होंने बताया था। हाँ, यस तो वो मतलब दिन भर बैठ के पढ़ते लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं यस। और एसेस करते हैं कि वही बात जो पहले हम लोगों ने देखी कि वैल्यू कहाँ है और रिटर्न कितना बनेगा। एंड रिस्क कहाँ पे रोज है? उछल कूद करने से शायद वेल्थ नहीं बनती है। नहीं बनती आप है। कुछ समय के लिए ग्रेटिफिकेशन हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत पैसा बन जाए तो आपको लगे अरे भाई हमने तो जंग जीत ली। नहीं, आप लेकिन अब एंगेज रहते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, आप बड़े एंगेज और एक्साइटेड, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं। मेहनत कर रहा हूँ और वो मेहनत बेकार हो रही है, आप बेकार जबरदस्ती उस मेहनत को। तो नीरज जी, इसमें अपना प्रोग्राम, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, प्रोग्राम खत्म करने के पहले एक इन्होंने कोट दिया है हार्वर्ड मार्क्स साहब ने, उस कोट पे खत्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। उन्होंने बोला कि व्हेन देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली क्लेवर टू डू, पिटफॉल लाइज इन इंसिस्टिंग ऑन बीइंग क्लेवर। ज्यादा होशियारी की जहां पे जरूरत नहीं है, अगर आपने होशियारी दिखाई तो आप जरूर गड्ढे में गिरोगे। आई एग्री, द कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। यस, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस बुक। और जी जितना हाँ। हम लोगों ने चर्चा की है सब आपको मालूम है, लेकिन आप भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं और गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। तो कम गलतियां करिए तो अपने आप इन्वेस्टमेंट आपका बढ़िया बनेगा। यही इस टीएनएस लाइब्रेरी का उद्देश्य है। रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक और जबरदस्त बुक है। मुझे तो मजा इसलिए आया क्योंकि ये सब बातें हम लोग रोज करते रहते हैं लेकिन सब जी भूल हाँ। जाते हैं। तो इसको याद रखिए और इस शो को तो बार बार आप लोग हर हफ्ते 15 दिन एक बार रिवाइज करने के लिए देख लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो के लिए। फिर हम लोग एक नई किताब के साथ आएंगे और दिलचस्प बातें की जाएंगी।